कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सबको पता है, मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यूजुअली ये 4 बॉन्ड भी फॉर्म करता है। जैसे मैं एक सिंपल सा CH4 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 बॉन्ड बना दिए। हर एक बॉन्ड से एक दो इलेक्ट्रॉन कार्बन पास आ रहे हैं, तो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पूरे हो गए आउटरमोस्ट में। बट अगर किसी तरह से हम ऐसा कर दें कि इसमें से एक एटम को रिमूव कर दें और इलेक्ट्रॉन को कार्बन के पास ही रहने दें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, इंडक्टिव इफेक्ट वाली ही क्लास में, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन के अंदर क्या होगा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जा रहा था। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें सिंपल सा ये बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप कहीं भी दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बीच में दिखा देता हूं। अगर कार्बन ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए और हाइड्रोजन रह जाए ठन ठन गोपाल, तो उस केस में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जानते हैं तो मेरे ख्याल से इजीली जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। हाइड्रोजन कितना है? 2.1। तो अगर आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड किसकी तरफ है? कार्बन की तरफ। कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे शिफ्टेड है? मैं सिंपली कहूंगा कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। इतना बात समझ में आया सबको? मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी कि कार्बन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा शिफ्ट करके रखा था ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is the ability of an atom to attract shared pair of electron towards itself. इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, जस्ट शिफ्टिंग होती है। और उसी चीज को मैंने इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइन करने के लिए यूज किया था। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको इंडक्टिव इफेक्ट वाला वीडियो देखने के बाद बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो यहां पे क्या हुआ? दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ ले गया। तो अब मैं क्या बोलूंगा? कार्बन के पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 बॉन्ड। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास एक्स्ट्रा है। इसको पेयर की फॉर्म में दिखा दे, लोन पेयर की तरह। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो कार्बन पे एक चार्ज दिखाना पड़ेगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या बोल देंगे? कार्बोनाइन। जिसमें कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइन। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। यहां पे क्या कर देता हूं? हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा देता हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी आप एक ले लो। मैं आयोडीन लगा देता हूं, थोड़ा और अच्छा सा आपको समझ में आएगा। इस बार बॉन्ड तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? आयोडीन की तरफ या कार्बन की तरफ? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस बार आयोडीन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो ये जो एरो जा रहा था कार्बन की तरफ, ये अपने को उल्टा घुमाना पड़ जाएगा। ये एरो किसकी तरफ आ जाएगा इस बार? आयोडीन की तरफ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ गए? आयोडीन के पास आ गए। अरे बोलो, समझ में आया या नहीं आया? तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए आयोडीन की तरफ। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही आयोडीन की तरफ आए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आयोडीन की तरफ आएंगे, क्या आएगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बार मैं क्या बोलूंगा? इस बार मैं बोलूंगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जस्ट मैंने दिखाया है कि एक ऑर्बिटल खाली बच गया है, तो उसको वैकेंट ऑर्बिटल तरह दिखा दिया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। ये था एनायन, और ये क्या है? कैटायन। मेरे ख्याल से एनायन और कार्बोकैटायन का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। कार्बोकैटायन के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बोएनायन में नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमें डिस्कस करना था कार्बोकैटायन, तो कार्बोएनायन पे थोड़ी देर बाद में आते हैं। मैं मेरे ख्याल से कार्बोकैटायन अब स्टार्ट कर सकता हूं। सबसे पहले थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या काउंट करेंगे, आप काउंट करो नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड्स और कितने लोन पेयर्स हैं उनको काउंट कर लो। तो इसमें मैं देखता हूं कि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर, 0 लोन पेयर है, एकदम 0 है, 0। तो यहाँ पे 0 लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। मैं किस ऑर्बिटल से शुरू करूंगा, s ऑर्बिटल से शुरू करूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, अभी भी कितने 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो 2 ऑर्बिटल कौन से होंगे, p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसमें बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर 3 हो तो sp2, 2 हो तो sp, 1 हो तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, 4 हो तो sp3, 5 हो तो sp3d, 6 हो तो sp3d2, 7 हो तो sp3d3। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। आपको 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन bf3 टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। bf3 का स्ट्रक्चर कैसा था भूल गया, याद करो, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है bf3 का, ट्राइगोनल प्लेनर। bf3 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था, मेरे ख्याल से याद आएगा, f f f, ये bf3 का स्ट्रक्चर हो गया। और इस तरफ क्या है आपके पास, ये भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, सिमिलर ट्राइगोनल प्लेनर। इसको गायब कर दो, भूल जाओ इसको, ये क्या था ऊपर नीचे, इसको हम लोग गायब कर देते हैं, भुला देते हैं कि ये कुछ था भी। ये लो, ये मैं भूल गया, ये bf3 जैसा दिख रहा है अभी, bf3 जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। स्पेल क्या थी मैं तो भूल गया यार, बड़ा बेकार इंग्लिश है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऐसा आपको दिखाई देगा। द नेक्स्ट पार्ट इज, इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी। आपको एक चीज तो समझ में आएगी, दैट इज अ ल्यूइस एसिड होना चाहिए, ल्यूइस एसिड होना चाहिए। एसिड किस वजह से, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है भाई, इसके अंदर ऑक्टेट पूरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसके अंदर ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये ऑक्टेट पूरा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 नहीं है मेरे भाई, गलती ना कर देना, भूल जाओ कहीं कि हम तो गलती करके बैठ गए। तो ये दो, हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डेफिशिएंसी है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिक्वायर्ड है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई। ये लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से क्या कहलाएगा, ल्यूइस एसिड, ल्यूइस एसिड कहलाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी ये बात। अब प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले कोई भी ग्रुप इसके अराउंड लगाओगे आप, प्लस आई इफेक्ट दे रहा हूं, हाइड्रोजन क्या देता है, प्लस आई देता है, कार्बन चेन सब प्लस आई देते हैं। प्लस आई का ऑर्डर मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको प्लस आई कहते हैं, मेरे ख्याल से याद आया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वालों को क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप्स, जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और कौन सा हो सकता है, कार्बन की चेन्स होते हैं, एल्केन चेन्स, नॉट एल्कीन और एल्काइन, एल्केन चेन्स क्या होती हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स देती हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाती हैं। तो यहां पे क्या होगा, अगर आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, EW इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को EWG कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो,
इसको तो इलेक्ट्रॉन की नीड है, कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की नीड है, इलेक्ट्रॉन की नीड है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का फायदा है। अब मैं कंक्लूड कर देता हूं इस चीज को, मेरे ख्याल से फिर बाद में कहोगे कि क्या बता दिया। तो सिंपली समझो दैट इज अ ल्यूइस एसिड stabilized by इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ओके, या प्लस आई के थ्रू स्टेबलाइज होता है, इसको प्लस आई भी लिख सकते हैं, प्लस आई के थ्रू स्टेबलाइज होती है, प्लस आई के थ्रू स्टेबलाइज होती है, होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर, मेरे ख्याल से वो दिखने की जरूरत नहीं है, और इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। मेरे ख्याल से ये बातें सब आपको समझ में आएंगी। सिंपल बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कई बार sp हाइब्रिडेशन में कार्बोकेटाइन बन जाए, लेकिन जो सिंपल चीजें हैं वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएंगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का क्या मतलब है, चलिए कार्बन आयन की बात करते हैं। कार्बन आयन में क्या होगा, एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर दिखाई देंगे, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अमोनिया टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, पिरामिडल स्ट्रक्चर, अमोनिया टाइप का स्ट्रक्चर होगा यहां पर। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि देखो अमोनिया का बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, हालांकि चार्ज नहीं होता है यहाँ पे, कार्बन पे चार्ज है उसके उसमें, लेकिन उससे चार्ज से हाइब्रिडेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर पे चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से फर्क पड़ेगा, तो वो यहां पर सेम है। तो अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर ही, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिरामिडल। पिरामिड हम लोगों ने कार्बन एनायन का स्ट्रक्चर देखा था, कुछ ऐसा था। यहां पर एक लोन पेयर था, तीन बॉन्ड पेयर थे, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, NH3, अमोनिया जैसा sp3 हाइब्रिडेशन यहां पर है। sp3 किस वजह से, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तीन जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे p ऑर्बिटल के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे s ऑर्बिटल के अंदर। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी, वापस से पिरामिडल, इसको ज्योमेट्री को बोलेंगे पिरामिडल, पिरामिड की तरह दिखाई दे रही है, इस वजह से पिरामिडल ज्योमेट्री है। ये जो है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, ऑक्टेट पूरा है। कार्बन एनायन के अंदर क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, जबकि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है ऑलरेडी, आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, एक्सेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। इसके बाद फर्दर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब माइनस आई का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। माइनस आई इफेक्ट अगर आप लगाओगे तो वो माइनस आई इफेक्ट अगर आप लगाओगे तो वो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, और अगर आप प्लस आई लगाओगे तो नेगेटिव चार्ज को, अरे माइनस आई फायदा करेगा, मैं गलत बोल गया थोड़ा सा। यहां पर माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो सकते हैं, इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स। माइनस क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि नेगेटिव चार्ज का वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी increases with माइनस आई, और प्लस आई से क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। माइनस आई से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, प्लस आई से स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ये फंडे मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन और फ्री रेडिकल, ये तीनों इस लेक्चर के अंदर कवर हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे।
चलिए अब हम कार्बन फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं। एक्चुअली मैंने वीडियो शूट कर लिया था बट मैंने देखा कि वो रिकॉर्ड ढंग से नहीं हो पाया है, तो मैं वापस से शूट कर रहा हूँ। सो अब हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल की बात करते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर क्या होगा, आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन। इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन मतलब अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ दिया जाए और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल स्पीशीज। फ्री रेडिकल में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग नहीं हुई है, दो नहीं है एक साथ, एक ही है, पेयरिंग हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं ऊपर या नीचे कहीं भी दिखा सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी रह सकता है, ये एक वेव की तरह इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा। यहां पे 3 बॉन्ड मैंने दिखाए, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये एक 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। 7 इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल से दिखाई दे रहे होंगे, हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या हुआ, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी क्योंकि इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने, 8 चाहिए थे, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो ये प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, जो भी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। और माइनस आई से डिस्टेबलाइज होगा, मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज यहां पर हो जाएगा। तो प्लस आई और माइनस आई का फ्री रेडिकल का इफेक्ट पड़ा, सिमिलर टू कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन सब के ऊपर जैसा इफेक्ट पड़ता है वैसा ही फ्री रेडिकल पे इफेक्ट पड़ता है। चलिए, फ्री रेडिकल के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। मेरा प्रोसेस भी यही था, हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को काउंट करते थे, लेकिन यहां पर मैं बॉन्ड पेयर नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसको काउंट नहीं करूंगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे p ऑर्बिटल के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आपने पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही पैरामैग्नेटिज्म को डिनोट कर रहा है। तो ये पार्ट मेरे ख्याल से फ्री रेडिकल आपको समझ में आया होगा।